ओके, हम लोग बात कर रहे थे कि डेंड्रिटिक सेल ने क्या किया, वायरस इन्फेक्टेड सेल में से एक वेरिएंट को पकड़ा, उसको प्रोसेस किया, उसको CCR7 उसे है ना केमोकाइन उसके थ्रू लेके चला गया इनटू द लिम्फ नोड। अब लिम्फ नोड में जाके क्या हुआ, उसने दोनों जो से CD4 पॉजिटिव टी सेल है और साथ में CD8 पॉजिटिव टी सेल है, दोनों के साथ इंटेक्शन किया। 4 के साथ उसने इंटेक्शन किया विद द हेल्प ऑफ MSC क्लास 2 और जो सा CD8 पॉजिटिव सेल है उसने उसके साथ इंटेक्शन किया विद द हेल्प ऑफ MSC क्लास 1। सही है। अब क्या हुआ, जब ये इसने अपने साइटोकाइन्स रिलीज किए, उसके नतीजे में हमारे जो सेल हैं वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे अपने रिस्पेक्टिव जो है ना सेल्स में। अगर वो CD8 है तो साइटोटॉक्सिक टी सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर वो CD4 पॉजिटिव सेल था तो वो फर्दर जैसे है सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि कौन से वाला साइटोकाइन आया है, उसके नतीजे में हम लोगों को पता चलेगा कि वो किस में कन्वर्ट हुआ है। सही है। अब हम लोग बात कर रहे थे कि CD4 पॉजिटिव जो सेल हैं वो हेल्प प्रोवाइड कर रहे होते हैं टू द साइटोटॉक्सिक टी सेल को, कि वो जो है ना एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो सके, CD8 पॉजिटिव सेल साइटोटॉक्सिक टी सेल में कन्वर्ट हो सके। तो वो एक्टिवेशन में जो है ना दो तरीके से इनको हेल्प प्रोवाइड कर रहा होता है। सही है। दो तरीके से हेल्प प्रोवाइड कर रहा होता है। नंबर 1 पे वो हेल्प प्रोवाइड कर रहा होता है अपने CD40 लाइगेंड के थ्रू। CD40 लाइगेंड के थ्रू ये काम क्या करवा रहा होता है कि ये को स्टिमुलेशन प्रोवाइड कर रहा होता है CD8 पॉजिटिव टी सेल को। को स्टिमुलेशन के बदले में क्या होता है, हमारे CD8 पॉजिटिव सेल कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द साइटोटॉक्सिक टी सेल। यानी कि को स्टिमुलेशन सिग्नल 2 आ गया ना, सिग्नल 1 आ गया, ये दूसरा इसने पेप्टाइड के साथ MSC के जरिए से क्या किया, इंट्रैक्शन की है, और को स्टिमुलेशन दूसरा इसने जो CD4 पॉजिटिव जो सेल ना उसने भी प्रोवाइड की, इसको हेल्प किया। नंबर 2 पे इसने जो इसकी हेल्प की, जिसे है ना इसने हेल्प की विद द हेल्प ऑफ इंटरल्यूकिन 2। इंटरल्यूकिन के 2 के जरिए से उसकी क्या हुई, कोलोनल एक्सपेंशन हुई। जब वो एक्सपेंड किया तो ज्यादा से ज्यादा वो सेल बन गए। और जिनसी को स्टिमुलेशन है बच्चों, आपने मेरे पिछले वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है कि को स्टिमुलेशन कौन से वाले जो है ना किस किस के साथ हो रही होती है। B7 CD28 के साथ जो है ना मिल रहा होता है, उसके जरिए से को स्टिमुलेशन हो रही होती है साइटोटॉक्सिक टी सेल के लिए। ठीक है। CD8 पॉजिटिव की को स्टिमुलेशन B7 CD28 के जरिए से हो रही होती है, लेकिन CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल जो है ना वो भी इसको को स्टिमुलेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हेल्प प्रोवाइड कर रहे होते हैं इसको एक्टिवेट करने में। और वो हेल्प कैसे प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो इसको अपने CD40 लाइगेंड के थ्रू प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सही है। अब इन्होंने हेल्प प्रोवाइड कर दी। अब अगले में लास्ट में हमारे पास क्या हुआ, क्लोनल एक्सपेंशन सारा कुछ हो गया मेरे पास, मेरे काफी सारे सेल बन गए जो कि CD8 पॉजिटिव साइटोटॉक्सिक टी सेल है। साइटोटॉक्सिक नाम पे आपने ध्यान देना है कि ये इनके सेल के लिए टॉक्सिक है, सेल को किल करते हैं। अब ये क्या करेंगे कि हर ये इन वेन्स और आर्टरीज वगैरह को यूज करके, लिम्फेटिक्स वगैरह को यूज करके चले जाएंगे इनटू द इन्फेक्टेड टिश्यू। अब जब इनका इंट्रैक्शन होगा, मैंने बात की थी पहले कि CD8 पॉजिटिव सेल का तमाम न्यूक्लिएटेड जो सेल है ना उनके जरिए से वो एक्टिवेट हो सकते हैं। ठीक है। उनके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल तमाम न्यूक्लिएटेड सेल है। अब इनका इंफेक्शन होगा MSC क्लास 1 के जरिए से, जो सेवेरियोन है इसको दिखाया जाएगा CD8 पॉजिटिव सेल को। तो ये क्या करेगा, ये परफोरिन्स और प्रोटीजेस डिफरेंट तरह के रिलीज करेगा। जब परफोरिन जो है ना वो रिलीज होंगे तो क्या होगा कि जो से मेरे सेल है उनके अंदर पोर बन जाएंगे, उनका सेल जो सा कंटेंट है वो लीक आउट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो प्रोटीजेस हैं वो भी सेल के अंदर एंटर हो जाएंगे। जब प्रोटीजेस सेल के अंदर एंटर हो जाएंगे तो वो सेल की जो अंदर की प्रोटीन्स हैं उनको डिग्रेड करना शुरू हो जाएंगे और सेल किलिंग की तरफ चला जाएगा। एक प्रोटीज का नाम जो बुक में बताया गया वो है गिरेंजाइम। गिरेंजाइम बी। गिरेंजाइम बी जो है ना वो क्या करता है कि वो एपोप्टोसिस को इनिशिएट करवाता है। वो कैसे इनिशिएट करवाता है कि वो प्रो कैस्पेज जो सी प्रोटीन है ना उसको क्लीव करके उसकी एक्टिव फॉर्म जो सी कैस्पेजेस है ना उसमें कन्वर्ट करवाता है, और कैस्पेजेस जो सी है ना वो एपोप्टोसिस में उनका अमल दखल है। इसके अलावा ये और तरीके से भी काम करता है कि जो सी है ना साइटोटॉक्सिक टी सेल के ऊपर FAS लाइगेंड यानी कि फैस लाइगेंड मौजूद होता है। तो ये जो सी है ना सेल के ऊपर जो सा फैस मौजूद है उसके साथ इंटरेक्शन करके तो भी ये जो सी है ना सेल को किल करवा रहे होते हैं, और वो भी काम ये कैस्पेसिस के थ्रू करवा रहे होते हैं और टारगेट सेल्स को एपोप्टोसिस के जरिए से किल कर रहे होते हैं। इनका दूसरा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ना वो है बच्चों TBX21। ठीक है।
और ये जो है ना साइटोकाइन प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं वो है इंटरल्यूकिन, सॉरी इंटरल्यूकिन कह रही हूँ, गामा इंटरफेरोन, वो है गामा इंटरफेरोन। अब ये क्या करते हैं वायरसेस को, और जैसे एक इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया हम लोग पहले भी बात कर चुके थे कि जो बैक्टीरिया सेल के अंदर चले जाते हैं उनको कहते हैं ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैथोजन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिस्टेरिया के बाद के इसके अलावा हमारे पास और भी काफी सारे आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल रिकेट्सिया, एनाप्लाज्मा और एहलिशिया हो गया, इस तरह के काफी सारे हमारे पास आ जाते हैं जो कि इंट्रासेलुलर है, सेल के अंदर ही जाके वो डिवाइड कर सकते हैं और फिर ही सेल को हार्म करते हैं वो। सही है। अब ये इस तरीके से सेल को इन्फेक्ट कर रहे होते हैं, सेल के ऊपर ही अपना काम कर रहे होते हैं। अब क्या होगा कि इंटरफेरोन गामा आया तो क्या होगा कि मेरे जो से फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस है ना वो ज्यादा हो जाएगा, और जो से फेगोसाइटोसिस का अमल ज्यादा हो जाएगा। जब इन्होंने एपोप्टोसिस करवाई मेरे जो से ये वाले सेल है साइटोटॉक्सिक सेल ने एपोप्टोसिस करवाई, तो हमने हम लोगों को पता है ना एपोप्टोसिस के नतीजे में एपोप्टोटिक जो सी बॉडीज बनती हैं और उनको इंगल्फ करते हैं हमारे फेगोसाइट सेल, यानी कि ये होस्ट सेल को किल कर देता है और साथ में वहां पे फेगोसाइट जो है ना जितना वो रिमेनिंग एपोप्टोटिक बॉडीज बच रही हैं वो उसको इंगल्फ करके उस जगह को क्लियर कर रहे हैं। सही हो गया। इसके अलावा इनका काम जो है ना मैलिग्नेंट सेल्स के अगेंस्ट भी काफी आता है। अब वो हम लोग बात करेंगे कि ये मैलिग्नेंट सेल्स के अगेंस्ट कैसे काम करते हैं। अब जो से कैंसर सेल्स होते हैं ना बच्चों, वो ऐसी प्रोटीन्स रिलीज करवाना शुरू कर देते हैं जो कि आम हमारी बॉडी के अंदर मौजूद नहीं होती। सही है। यानी कि हम नॉर्मल बॉडी वो सेक्रेट नहीं कर रही होती है, वो नहीं बना रही होती है, कैंसर सेल इस तरह की प्रोटीन इस तरह की डिफरेंट उसी कंटेंट है ना वो बनाना शुरू हो जाते हैं, वो जनरेट करवाना शुरू हो जाते हैं। जब ऐसी चीजें आती हैं जो पहले इम्यून सिस्टम ने नहीं देखी होती तो वो उसको एज अ नॉन सेल्फ क्रिएट कंसीडर करता है, वो कहता है कि ये मेरी अपनी बॉडी की अपनी एंटीजेंस प्रोटीन्स नहीं है। जब वो उसको नॉन सेल्फ कंसीडर करता है तो उसके केस इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है और उसको खत्म कर दिया जाता है। सही हो गया। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि तुम सारे ट्रांसप्लांट होते हैं, ट्रांसप्लांट के अगेंस्ट भी हमारा तुमसे एक्ट कर रहे होते हैं ना, ट्रांसप्लांट के अगेंस्ट वो भी साइटोटॉक्सिक टी सेल ही एक्ट कर रहे होते हैं। किस तरीके से? अब ट्रांसप्लांट में जो हम लोगों ने ऑर्गन लिए हैं जो सेल लिए हैं वो तो फॉरेन है ना, वो मेरी अपनी बॉडी के थोड़ी ना है। अगर वो दूसरे सेल से लिए हैं, दूसरी किसी और ह्यूमन बीइंग के जो है ना मैंने ऑर्गन लिया है या सेल लिए हैं, तो वो मेरी अपनी बॉडी के लिए सेल्फ नहीं है, वो नॉन सेल्फ है। तो उनके अगेंस्ट भी क्या करेंगे, मेरे ये सेलेक्ट करेंगे उसको खत्म करना शुरू करेंगे। यानी कि ग्राफ्ट रिजेक्शन में भी इनका काफी अच्छा खासा रोल आ रहा होता है। सही हो गया। ये हमारे हो गए साइटोटॉक्सिक टी सेल। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द मेमोरी टी सेल्स। मेमोरी टी सेल के बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं बात करेंगे, हम लोग सिर्फ ये बात करेंगे कि मेमोरी टी सेल जो है ना वो सेल हैं जो कि री इन्फेक्शन पे काम करते हैं। जब दोबारा इन्फेक्शन आएगा तब ये काम करेंगे। जब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में ये बनते हैं कि फर्स्ट टाइम एंटीजन आया उसके अगेंस्ट काम सारा हुआ और लास्ट में जब जाके वो पैथोजन सारा खत्म हो गया तो क्या हुआ कि हमारे जो से सेल थे ना वो कन्वर्ट हो गए इनटू द मेमोरी सेल। किसमें कन्वर्ट हुए? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में। अब जब दोबारा फिर से वही वाला पैथोजन आएगा, चाहे वो थोड़ी अरसे बाद ही आ जाए चाहे वो सालों बाद आ जाए, सही है, तो ये जो से मेमोरी सेल पड़े हुए हैं बॉडी के अंदर वो आगे आएंगे और वो आगे से काम स्टार्ट करेंगे, वो रैपिडली काम स्टार्ट करेंगे एज कम्पेयर टू द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि ये ज्यादा फास्टर होता है, ज्यादा स्ट्रोंगर होता है। नंबर वन पे तो फास्टर स्ट्रोंगर क्यों होता है? क्योंकि पहले से हमारे पास एक्टिवेटेड सेल जो है ना वो मेमोरी सेल की फॉर्म में मौजूद है। सही है। तो वो आगे से जल्दी से जैसे वो इन्फेक्शन वाला पैथोजन आया उसके अगेंस्ट काम करना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इनके पास पहले से एक्टिवेट है तो इनको दोबारा फिर से एक्टिवेट करवाने की जरूरत पड़ती नहीं है। सही है। यानी कि वो जो सा एंटीजन चाहिए, स्टिमुलेशन फर्स्ट वाला सिग्नल वन चाहिए, सिग्नल टू क्लोज स्टिमुलेशन के जरिए से चाहिए, वो सारा प्रोसेस इनको अब नहीं चाहिए। जैसे ही एंटीजन आया वो पैथोजन आया इन्होंने फौरन एक्टिवेट होना है और जल्दी से काम स्टार्ट कर देना है। सही हो गया। अब ये क्या करते हैं कि ये स्ट्रोंगर इम्यून रिस्पॉन्स कैसे प्रोड्यूस करवाते हैं कि जो ये साइटोकाइन रिलीज करवा रहे होते हैं ना वो काफी ज्यादा अमाउंट में रिलीज करवाते हैं। जब साइटोकाइन ज्यादा सारी अमाउंट में रिलीज हुआ तो इम्यून रिस्पॉन्स भी ज्यादा स्ट्रोंग आया।
यानी कि मेमोरी जो से सेल है ना, टी सेल है, वो बने किसमें, वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में बने थे, लेकिन उनका काम कब स्टार्ट हुआ, उनका काम स्टार्ट हुआ इनटू द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, और इसमें इन्होंने ज्यादा स्ट्रॉन्गर वे में और ज्यादा फास्टर वे में इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवाया। क्यों? क्यों? क्योंकि अब इनको दोबारा फिर से एक्टिवेट होने की जरूरत नहीं है, या इनके सिग्नल 1 सिग्नल 2 वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं आई। अब क्या हुआ, पहले से ये सेल मौजूद थे, तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के नतीजे में ये जल्दी से काम करना शुरू करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, वो काम करना शुरू कर दिया। और नंबर 3 पे साइटोकाइन ज्यादा से ज्यादा रिलीज करवाते हैं, और जिसकी वजह से मेरा इम्यून रिस्पॉन्स काफी स्ट्रॉन्ग रहता है।